अगर एजे स्टाइल्स से मैं जाके पूछता हूं कि एजे स्टाइल्स कौन है, तो आपको क्या लगता है कि एजे स्टाइल्स क्या जवाब देंगे? वो कहते हैं कि ये बस एक थोड़ा लेवल्ड अप वर्जन है ऑफ एलन जोन्स, यानी कि जो घर पे बंदा रहता है अगर उसको हम थोड़े लेवल बढ़ा दें तो बनता है एजे स्टाइल्स। और चाहे तुम मुझे हील पे रखो, चाहे तुम मुझे फेस पे रखो, आई विल बी इक्वली गुड। लेकिन क्या इतनी इंफॉर्मेशन काफी है जानने के लिए कि आखिर एजे स्टाइल्स डब्ल्यूडब्ल्यूई तक कैसे पहुंचे? आखिर उनका रॉयल रंबल का जो आइकॉनिक डेब्यू था उसके पीछे की क्या कहानी है? बिल्कुल भी नहीं। और उसी चीज के लिए मैं हूं यहाँ पे गाइस, मैं हूं आयुष, आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका इस सीरीज में जिसका नाम है डब्ल्यूडब्ल्यूई अनटोल्ड एपिसोड नंबर 1। और ये होने वाली है हमारे चैनल की वन ऑफ दी अनदर आइकॉनिक सीरीज, जैसे कि मंडे नाइट वॉर्स, रूथलेस एग्रेशन, अंडरटेकर द लास्ट राइड के ऊपर हम सीरीज पे सीरीज डालते जा रहे हैं। और अनटोल्ड का बेसिकली मतलब ये है कुछ ऐसी कहानी, कुछ ऐसी बैकस्टेज स्टोरीज जो कि आपको नहीं पता। अनटोल्ड मतलब अनसुनी। और वही चीज गाइस आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। सपोर्ट, इतना ज्यादा सपोर्ट आप लोगों को दिखाना है, इस वीडियो को शेयर करना है जगह जगह पे भाई, इस वीडियो को आगे हमें बढ़ाना है। एंड दिस इज एपिसोड नंबर 1। लाइक का गोल है 3000, फटाफट से आप लाइक बटन को दबा दें। एजे स्टाइल्स रॉयल रंबल तक कैसे पहुंचे, क्या उनकी जर्नी रही, सब कुछ इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं, तो एंड तक आप इसको देखते रहें। अब एजे स्टाइल्स यहां पे बात करते हैं गाइस कि मेरी मेमोरी क्या है। सबसे पहली मेमोरी उनकी है कि रिक फ्लेयर जॉर्जिया चैंपियनशिप रेसलिंग में जब लड़ा करते थे, इतने पुरानी बात है, 1990s 80s की बात है। वो कहते हैं कि भाई मैं घर पे बैठ के अकेले रेसलिंग देखता था और मुझे मतलब कोई साथ ही नहीं देता था, और मैं सोचता था क्या मैं ही पागल हूं जो रेसलिंग देखता है अकेला बैठ के, ऐसा वो कहते हैं। लेकिन फिर वो हमें बताते हैं कि भाई शुरू से ही मेरा कॉम्बैट स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, यानी कि कोई भी ऐसा स्पोर्ट्स जिसके अंदर कंपटीशन हो मुझे एकदम से वो पसंद आता है, जिसमें एकदम से क्विक डिसीजन मेकिंग करनी हो वो चीज मुझे पसंद आती है। और इस वजह से रेसलिंग का मैं शुरू से काफी ज्यादा बड़ा फैन था। यहाँ पे वो कहते हैं कि देखो भाई अब मुझे पता लगा है इतने टाइम बाद आके कि एक बाप बनना कितना मुश्किल काम है, हाउ हार्ड इट इज टू बी अ फादर। और वो कहते हैं कि मेरे फादर मुझे हमेशा सपोर्ट करा करते थे जब मैं कॉलेज फुटबॉल खेलता था, लेकिन उनकी एक गलत आदत थी और वो थी ज्यादा वो ड्रिंक करते थे। और जब भी वो ड्रिंक करते थे वो अपनी वाइफ यानी कि एजे स्टाइल्स की मॉम और उनके ब्रदर्स के ऊपर गुस्सा निकालते थे। तो ये एक चीज थी जो एजे स्टाइल्स कहते हैं डेफिनेटली एक फादरशिप में बंदा करता है स्ट्रगल। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि उनके फादर को हमेशा ये बात पता थी कि जबकि एजे स्टाइल्स उनके सबसे छोटे बेटे हैं, वो कुछ ना कुछ कमाल करके दिखाएंगे रेसलिंग की इंडस्ट्री में। और एजे स्टाइल्स कहते हैं कि ये जो विश्वास था मेरे फादर का हमेशा से मेरे ऊपर बना हुआ था। वो कहते हैं कि सबसे पहली बारी भाई मैं मिला अपनी वाइफ को हाई स्कूल के अंदर, और उनका नाम है ऑब्वियसली वेंडी। और वो कहते हैं कि जो बैक फ्लिप सिखाई थी मुझे सबसे पहले किसी ने करनी, वो और किसी ने नहीं बल्कि मेरी वाइफ ने मुझे सिखाई थी। सोच सकते हैं आप एजे स्टाइल्स इतना एथलेटिक रेसलर, उनकी वाइफ ने सबसे पहले उनको बैक फ्लिप करना सिखाया, ये काफी कमाल की बात थी। और वो कहते हैं 1996 में मैं एक यूनिवर्सिटी के अंदर था जिसका नाम था एंडरसन यूनिवर्सिटी। वो कहते हैं वहां पे मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मन ही नहीं लग रहा, तो मैंने सोचा भाई क्यों आखिर मैं अपना पैसा और टाइम इतना वेस्ट कर रहा हूँ, एक काम करो मैं चलता हूँ कहीं और मैंने जो है अपनी एक जॉब ढूंढ ली। वो कहते हैं वहां उस जॉब में मेरे 2 पुराने दोस्त काम करते थे जो कि मेरे स्कूल के फ्रेंड्स थे, और वो काफी बॉडी बिल्डर्स थे, मतलब काफी कमाल की उनकी बॉडी थी। और वो आके एजे स्टाइल्स को कहते हैं देखो भाई हम एक रेसलिंग स्कूल ज्वाइन करने वाले हैं, हम तो प्रोफेशनल रेसलर्स बन जाएंगे। एजे उनको कहते हैं मैं भी ये चीज करना चाहूंगा, भले ही मेरी बॉडी उतनी बढ़िया नहीं है, लेकिन तभी अगर तुम एक रेसलिंग स्कूल ढूंढो तो सही जहां पे हम जाके एक्चुअली ट्रेन कर सकते हैं। तो उनके दोस्त अच्छी सी रिसर्च करते हैं, एजे स्टाइल्स के पास वापस आते हैं, और स्टाइल्स कहते हैं कि भाई घर से मेरे 20-30 मिनट दूर हमें एक रेसलिंग स्कूल मिल गया, और यहाँ पे उनके पास कोई भी एक्सक्यूज ही नहीं है कि मैं रेसलिंग स्कूल को ज्वाइन ना करूं। तो उन्होंने डिसाइड करा कि मैं एक रेसलिंग स्कूल को ज्वाइन करूंगा। और वो बताते हैं कि वहां पे जब वो सबसे पहली बार गए, उन्होंने अपनी लाइफ की सबसे पहली रिंग की बम्प ली, मतलब वहां पे वो गिरे पहली बार। उस मोमेंट पे एजे स्टाइल्स यानी कि एलन जोन्स को ये बात पता लग गई थी कि मैं ये चीज अपनी पूरी जिंदगी कर सकता हूं, आई कैन एक्चुअली बिकम अ प्रोफेशनल रेसलर। मतलब उनको गिर के वहां पे फील हुआ कि हाँ मेरी बॉडी इस चीज को कर सकती है, चीज शायद मेरे लिए उतनी टफ नहीं है। जबकि ऑब्वियसली वो कहते हैं कि मैं परफेक्ट किसी भी एंगल से नहीं था और मुझे बहुत सारी दिक्कतें उस टाइम पे झेलनी पड़ रही थी। तो एजे बताते हैं कि आखिर एजे स्टाइल्स का नाम हमें कैसे जानने को मिला। एजे जो आता है गाइस, उनके कॉलेज के दोस्त उनको बुलाया करते थे क्योंकि उनका नाम एलन जोन्स है रियल लाइफ में, तो उनके सारे दोस्त उनको एजे कह के बुलाते थे। और वो कहते हैं कि जिस एकेडमी में मैं लड़ता था वहां पे मेरे टैग टीम पार्टनर का नाम जो था उसके एंड में स्टील लगा हुआ था सरनेम में, और स्टील से आया स्टाइल्स, एजे स्टाइल्स। और वो कहते हैं कि पहली बार सुन के तो मुझे नाम इतना बेकार लगा। वो कहते हैं भाई स्टाइल्स को भी तुम नॉर्मल स्पेलिंग की तरह क्यों प्रोनाउंस कर रहे हो, क्या हम इसको STILEZ नहीं बोल सकते, क्या आप कुछ चेंज नहीं कर सकते? लेकिन वो यहाँ पे ये भी एडमिट करते हैं कि अब इतने साल इस नाम के अंडर लड़ने के बाद
ही हैज नाउ लाइक दिस नेम, लेकिन उस समय उनको ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आई थी भाई। तो एजे स्टाइल्स का नाम तो बन गया, लेकिन अब एक्चुअली में कहानी शुरू होती है कि आखिर रेसलिंग की दुनिया में गए कैसे। तो वाइल्ड साइड रेसलिंग नाम की एक कंपनी थी गाइस, जिसकी डील साइन हुई थी WCW के साथ, और वो बेसिकली उसकी डेवलपमेंटल थी, जैसे OVW WWE की डेवलपमेंटल थी। और यहाँ पे एजे स्टाइल्स को मौका मिला कि क्या भाई तुम आके हमारे लिए डार्क मैचेस लड़ना चाहते हो, और एजे स्टाइल्स ने कहा बिल्कुल भाई, क्यों नहीं, ऐसी अपॉर्चुनिटी को भला कौन ही मना करेगा। तो स्टाइल्स वहां पे जाते हैं और कहते हैं वहां पे लड़ने के केवल 2 हफ्ते बाद एजे स्टाइल्स वाज साइंड विद WCW, और नाइट्रो जनवरी 3, 2000 को एजे स्टाइल्स पहली बार अपीयर हुए थे WCW के शो पे, जहां बैक स्टेज उनको स्कॉट स्टाइनर और जेफ जैरेट ने डिस्ट्रॉय करा था। वो एक बॉडीगार्ड वहां पे बने हुए थे। तो एजे कहते हैं कि स्टार्टिंग में मुझे सिर्फ एक्स्ट्राज की तरह यूज करा जा रहा था, यानी सीन में कोई गार्ड बना दिया, कभी सिक्योरिटी कुछ बना दिया, और यहाँ पे बेसिकली वो कहते हैं मैंने किसी के बिजनेस में दखल देने की कोशिश नहीं करी, क्योंकि मुझे आइडिया लग गया था कि रेसलिंग बिजनेस में ऐसे ही मैं किसी के पास भी जाके बात नहीं कर सकता। लेकिन उसके कुछ ही समय बाद गाइस एजे स्टाइल्स को WCW में एज अ टैलेंट भी फीचर करा गया था ऑन WCW थंडर इन द क्रूजर वेट डिवीजन। वो बताते हैं कि $750 मुझे मिला करते थे, और वो उस समय मेरे लिए इतनी बड़ी बात थी कि मैं क्या बताऊं भाई, ऐसा लग रहा था मैं बहुत ज्यादा पैसे कमा रहा हूं। यहाँ पे वो कहते हैं कि रूमर्स आने शुरू हो गए थे कि WCW बंद होने वाली है, और उनको इस बात का ना बिल्कुल मतलब ऐसा लग नहीं रहा था कि ऐसा हो सकता है। वो कहते हैं मैं घर पे बैठा हूं और मैं देख रहा हूं नाइट्रो, और मुझे सामने दिखते हैं भाई शेन मैकमैन आ चुके हैं, और पता लग रहा है कि भाई WWE ने WCW को खरीद लिया है। तो अब एजे सोच रहे हैं कि भला मेरा क्या होगा, और WWE ने एजे स्टाइल्स का यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं उठाया। उन्होंने कई सारे WCW टैलेंट को अपनी कंपनी में शिफ्ट करा था, उनमें से कोई भी एजे स्टाइल्स नहीं था। तो एजे यहाँ पे कहते हैं भाई कोई भी मुझे एक अपॉर्चुनिटी दे दो, डार्क मैचेस लड़ने दो, कुछ तो करने दो, कोई भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी मैं उसकी बेस्ट बनाने की कोशिश करूंगा, अगर तुम मुझे मेन रोस्टर पे फीचर नहीं भी करना चाहते। तो यहाँ पे उन्होंने थोड़ी बहुत बातचीत करी गाइज, और फाइनली ऑन जुलाई 1, 2001 एजे स्टाइल्स का ट्राई आउट होता है WWE के साथ, और जुलाई 9, 2001 के रॉ के एपिसोड पे एजे स्टाइल्स का एक डार्क मैच हुआ था, जिसको वो यहाँ पे रिमेंबर करते हैं। और वो कहते हैं भाई इस मैच के अंदर मैं सिर्फ स्पॉट पे स्पॉट करे जा रहा था, मतलब उड़ रहा था, किक्स मार रहा था, ये सारी चीजें कर रहा था, क्योंकि उस समय मैं चाहता था जो ऑडियंस देख रही है, एक तो डार्क मैच है, कुछ ना कुछ अटेंशन मुझे मिले, मैं एक अच्छा मैच दे पाऊं। लेकिन अब अगर मैं जाके उस अपने डेब्यू डार्क मैच को देखता हूं ना, तो मुझे ऐसा लगता है भाई ये तो कचरा मैच है, क्योंकि वहां पे अब मुझे समझ आया कि सिर्फ स्पॉट से ही सब कुछ नहीं होता, एक मैच के अंदर भी बंदा अपनी रेसलिंग के थ्रू स्टोरी दिखा सकता है। लेकिन वो इस बात को एडमिट करते हैं कि ये सारी चीजें बंदा एक्सपीरियंस से ही सीखता है, ऐसे अपने आप नहीं आ जाती। और यहाँ पे उसके बाद उनका एक और डार्क मैच होता है हरिकेन के साथ ऑन मंडे नाइट रॉ, और वो याद करते हैं कि जिम रॉस यानी कि JR ने आके उनको बैकस्टेज प्रेस करा कि भाई तुम्हारा मैच काफी अच्छा मुझे लगा, और वो कहते हैं होली शिट, जिम रॉस ने एक्चुअली भाई मेरा टाइम निकाल के डार्क मैच देखा, जो कि उस समय क्रिएटिव टीम का इतना एक्सक्लूसिव पार्ट था, जिनके पास अपने आप का इतना काम था। तो WWE में तो उनको एक प्रेस मिल गई, और वो बताते हैं कि इसके बाद उनको एक डील भी ऑफर करी गई थी डेवलपमेंट की, लेकिन वहां पे उस चीज के लिए उनको सिंसिनाटी में शिफ्ट होना पड़ना था, और वो कहते हैं मैंने इस चीज को मना कर दिया। मैं सोच रहा हूं आखिर कौन ऐसी चीज को मना करता है, और वो कहते हैं कि भाई मेरी वाइफ को टीचर बनना था, और उस समय मेरी फैमिली की प्रायोरिटी और किसी चीज से बिल्कुल भी ज्यादा नहीं थी। वो चीज जो है मैंने आगे करी, और मैं चाहता था मेरी वाइफ भी उस चीज में सक्सीड हो सके। अपने रीजंस की वजह से मैं अपनी फैमिली को दिक्कत नहीं देना चाहता था। तो एजे स्टाइल्स ने गाइस ये चीज मना कर दी, और वो कहते हैं दिस वाज द बेस्ट डिसीजन एवर इन माय लाइफ, जो कि मैंने लिया है, और ये पता लगेगा अभी आगे ऐसे क्यों। तो WCW बंद हो गई, WWE को एजे ने मना कर दिया, तो आखिर उनके पास अब बचा क्या। और इस पॉइंट पे गाइस इस एपिसोड में एंटर होते हैं समोआ जो यहाँ पे आके कहते हैं कि भाई एजे स्टाइल्स मुझे सबसे पहली बार एक इंडी कंपटीशन में मिले थे, और यहाँ पे मेरे को ऐसे ही उनको देख के लगा कि यार ये बंदा कितना घटिया है, एंटी सोशल है, किसी से बात नहीं कर रहा। और उस समय मैं एजे को सोचता था ही इज जस्ट अ पीस ऑफ ट्रैश, किसी से बात नहीं करता था। और अब अगर मैं आज देखता हूं तो भाई मैं उस समय बिल्कुल गलत था, क्योंकि समोआ जो का ओपिनियन पूरे तरीके से बदल गया एजे के लिए। तो एजे यहाँ पे कहते हैं कि भाई जब भी तुम किसी के साथ ट्रैवल करते हो ना, वो तुम्हारी फैमिली बन जाती है, और यही सेम चीज वो समोआ जो के साथ कर रहे थे जब ये दोनों TNA में थे। और TNA की बात करें तो एजे कहते हैं मैं इस चीज को स्टार्टिंग में बिल्कुल सीरियसली नहीं ले रहा था, मुझे लग रहा था मुझे तो इससे कहीं ऊपर जाने, ये क्या चीज है। लेकिन किसने सोचा था कि वो 11 साल अपनी जिंदगी के इसी कंपनी में बिताएंगे। और जब उनका ये रन खत्म हुआ TNA में, वो कहते हैं मुझे इस पॉइंट पे पता था कि आखिर एजे स्टाइल्स है कौन, यानी कि मैं जानता था ये बंदा अब क्या है, कैसा रेसलर है, क्या इसके डिसीजंस होने चाहिए, मैं इंडिपेंडेंट हो चुका था इस मामले में। तो एजे का TNA कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे खत्म हो गया, और वो कहते हैं काफी कम पैसों का नया कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने मेरे को ऑफर कर दिया, और वो ऐसे सोच रहे थे कि मैं इसको एक्सेप्ट कर ही लूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।
और समोआ जो कहते हैं हमने बार बार एजे को ये बात बोली कि भाई तुम्हें इससे ज्यादा पैसे पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे, साइन कर लो, लेकिन एजे ने अपने आप को बेट करा, अपने आप को बैक करा और वो चले गए गाइस जापान। और जैसा कि हम जानते हैं मिड 2010 वो टाइम था जब एजे स्टाइल्स का करियर एक्चुअली में नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा था। और एजे स्टाइल्स यहाँ पे जापान की तारीफ करते हैं कि भाई कैसे वो एक ऐसे रेसलर को टॉप स्टार बना देते हैं, कितनी कमाल की स्टोरी देके जिसको जापानीज बोलनी भी नहीं आती। और इस पॉइंट पे गाइस फिन बैलर भी एंटर हो जाते हैं इस एपिसोड के अंदर। वो कहते हैं कि उनका और एजे का करियर ना हमेशा आसपास से होकर गुजर जाता है। वो कहते हैं कि जिस दिन मेरा एनजेपीडब्ल्यू का आखिरी मैच था उसी दिन एजे स्टाइल्स ने अपना एनजेपीडब्ल्यू का डेब्यू करा था। और यहाँ पे एजे स्टाइल्स बात करते हैं आईडब्ल्यूजीपी टाइटल की कि आखिर कितना वो प्रेस्टिजियस है और कितने कम अमेरिकन्स ने उस टाइटल को होल्ड करा है। इनफैक्ट एजे से पहले जो आखिरी सुपरस्टार थे वो काम करने वाले वो थे ब्रॉक लेसनर। तो एजे यहाँ पे कहते हैं कि अगर न्यू जापान ने मुझ में इतनी फेथ दिखाई है तो मुझे अपना डेफिनेटली यहाँ पे 100% देना ही देना है। और फिन बैलर भी कहते हैं कि जापानीज फैंस भाई ऐसे ही किसी को सपोर्ट नहीं करते, तुम में वो टैलेंट होना चाहिए तभी वो तुम पे जो है वो बैट करते हैं। और एजे स्टाइल्स ने ये चीज डे 1 से ही प्रूव कर दी थी। तो ये एक ऐसा पॉइंट आ चुका था कि एजे स्टाइल्स कहीं पे भी चले जाएं, कुछ भी करें, फैंस उनको फॉलो करते थे, रेसलिंग की दुनिया में उनका बहुत बड़ा नाम था। और यहाँ पे गाइस इस पॉइंट पे समोआ जो अब एनएक्सटी में आ चुके थे, एजे स्टाइल्स की पॉपुलैरिटी ग्रो हो रही थी। और एजे कहते हैं मुझे न्यूज जानने को मिली कि शिंस्के नाकामुरा जो कि एनजेपीडब्ल्यू का वन ऑफ द टॉप स्टार था, सेलिब्रिटी है जापान में, वो डब्ल्यूडब्ल्यू जा रहा है भाई न्यू जापान को छोड़ के। और एजे को लगा भाई ये तो एक बहुत बड़ी हिट हो सकती है इस कंपनी के लिए। और यही वो टाइम था जब रूमर्स आने शुरू हो गए कि एजे स्टाइल्स जो है वो भी अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है वो खत्म करवाने वाले हैं और शायद वो भी अब एक फ्री एजेंट बन जाएंगे। फिन बैलर कहते हैं यहाँ पे देखो भाई डब्ल्यूडब्ल्यू में ऐसा सीन है कि जब तक कोई बंदा रिंग के अंदर स्टेप कर नहीं देता ना तब तक तुम फाइनल नहीं बता सकते कि ये कंपनी में आने वाला है या फिर नहीं। और जबकि इस पॉइंट पे फिन बैलर खुद भी टीज करना शुरू कर गए थे कि शायद एजे डब्ल्यूडब्ल्यू में आ सकते हैं, लेकिन उनको खुद इस बात का कुछ पता नहीं था। वो कहते हैं मैं तो बस फैंस से यहाँ पे मजे ले रहा था। और एजे ने भी यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यू में पता करने की कोशिश करी कि क्या तुम लोग मेरे में इंटरेस्टेड हो, क्योंकि अगर तुम मुझे काफी पैसे दे रहे हो तो मैं उसको छोड़ने नहीं वाला। और एजे का हमेशा से यही फंडा रहा है कि जहां पे मेरे लिए बेस्ट बिजनेस है मैं वहीं पे जाऊंगा। तो ट्रिपल एच और एजे स्टाइल्स की गाइस एक 30 मिनट की कॉन्वर्सेशन होती है। एजे कहते हैं मैं ROH के एक शो के लिए प्रिपेयर कर रहा था, मुझे ट्रिपल एच का कॉल आता, हमने एक अच्छी सी बात करी और मैं एक सर्टेन अमाउंट एक्सपेक्ट कर रहा था जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू मुझे ऑफर करे। ट्रिपल एच ने मुझे वो अमाउंट ऑफर करी और उसी पॉइंट पे मैंने 2 शब्द बोल दिए, डन डील। एजे ने बोला ट्रिपल एच को कि भाई ठीक है मैं डब्ल्यूडब्ल्यू में आ रहा हूं। और गाइस ये थी वो मोमेंट जब एक्चुअली में एजे स्टाइल्स ने हाँ कर दी थी कि मैं अपनी कंपनी चेंज करने वाला हूं। तो एजे स्टाइल्स यहाँ पे कहते हैं कि भाई देखो ये मेरे लिए परफेक्ट मोमेंट थी डब्ल्यूडब्ल्यू में जाने के लिए। और इसका रीजन वो देते हैं कि डैनियल ब्रायन जैसे सुपरस्टार्स इतने ज्यादा ऊपर पहुंच चुके हैं, इतना ज्यादा उनको पुश डब्ल्यूडब्ल्यू कर रही है, तो मेरा भी मौका बनेगा अगर मैं भी अपना फुल दूंगा, 100% दूंगा, तो मेरे पास एक डेफिनेटली बड़ा चांस है। तो डब्ल्यूडब्ल्यू गाइस इस पॉइंट पे काफी ज्यादा सोशल मीडिया पे बज क्रिएट कर रही थी कि एजे स्टाइल शायद आ सकते हैं। और रॉयल रंबल हम जानते हैं कैसा इवेंट है, इट वाज जनवरी 24, रॉयल रंबल 2016, एम्बे सेंटर, कुछ भी हो सकता है, किसी भी एंट्री पे कोई भी आ सकता है। इस मंडे को भी हमें ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा। और एजे स्टाइल्स कहते हैं उनको अपने रॉयल रंबल एंट्री के बारे में 1 हफ्ते पहले तक नहीं पता था इस शो के। और वो कहते हैं कि समोआ जो ने मुझे एयरपोर्ट से उठाया था और एम्बे सेंटर पे ड्रॉप कर दिया था और वहां पे मैं चला गया। तो हमें दिखाया जाता है कि एजे स्टाइल्स अराइव होते हैं अरीना के अंदर गाइस, वो 1-2 इंटरव्यू करते हैं और यहाँ पे गाइस 15,000 फैंस है एम्बे सेंटर के अंदर। भाई मतलब क्या कमाल हो रहा है। और एजे कहते हैं कि वो भाई नंबर 2 पे जाना चाहते थे रोमन रेंस के बाद, लेकिन एक्चुअली में ट्रिपल एच आते हैं और कहते हैं नहीं भाई तुम्हें नंबर 3 पे ही जाना पड़ेगा। तो रोमन आते हैं नंबर 1 पे, ऑब्वियसली डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियन थे, वो रॉयल रंबल ही डब्ल्यूडब्ल्यू टाइटल के लिए थी। और रूसेव आते हैं गाइस नंबर 2 पे। और एजे कहते हैं कि भाई इस पॉइंट पे मैं काफी ज्यादा नर्वस था क्योंकि मुझे बस इतना था कि भाई लोग मेरे को याद रखें और ये जो मेरा डेब्यू है एक एक्चुअली में मोमेंट बने फॉर रेसलिंग फैंस। 5 4 3 2 1 और उनका म्यूजिक बजता है। पहले तो किसी को पता ही नहीं लगता कि आखिर हुआ क्या, फिर जैसी स्क्रीन पर लिखा आता है आई एम फिनोमिनल, लोगों को पता लगता है इट्स एजे स्टाइल्स एंड एब्सोल्युटली क्राउड इरप्ट्स। एजे स्टाइल्स कहते हैं भाई मजा आ गया, वाओ। वो कहते हैं कि भाई उस समय मुझे रियलाइज हुआ कि रेसलिंग फैंस जानते हैं कि एजे स्टाइल्स कौन है। इतने सारे थॉट्स मेरे माइंड में आ रहे थे, मुझे समझ नहीं आ रहा था कैसे उसको प्रोसेस करना है। जो कहते हैं कमाल की मोमेंट थी। फिन बैलर कहते हैं मैं बैक स्टेज था, मैं सोच रहा था काश मैं इस रॉयल रंबल में ऐसा कर पाता, लेकिन वो खुश थे कि एजे स्टाइल्स ने उनके लिए एक रास्ता बनाया है जो फिन बैलर भी कर सकते हैं। उतनी ही हाइप, उतना ही अच्छा नाम फिन बैलर भी शायद अपने लिए बना सकते हैं। एंड एब्सोल्युटली एजे स्टाइल्स स्टोल द शो। क्राउड इतना पागल हो रहा था गाइस। और एक फैक्ट है, एजे स्टाइल्स ने पहले रेसलर को टच करा डब्ल्यूडब्ल्यू में, वो और कोई नहीं बल्कि डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियन रोमन रेंस था।
यही बताता है कि एजे स्टाइल्स की वर्थ इज इन कोल्ड। और यहाँ पे इस मैच के अंदर गाइस 28 मिनट्स बताने के बाद एक एक्सीलेंट परफॉर्मेंस के बाद केविन ओवेंस एलिमिनेट कर देते हैं एजे स्टाइल्स को। और एजे कहते हैं इस पॉइंट पे वो बहुत खुश थे कि जितनी देर भी मेरी ये रॉयल रंबल चली बहुत बढ़िया चली, दुनिया की सबसे बड़ी रेसलिंग कंपनी के अंदर अब मैं आ चुका हूं एंड माय जर्नी हैज नाउ बिगन। और यहाँ पे वो कहते हैं कि रॉयल रंबल 2016 के एक साल बाद यानी कि रॉयल रंबल 2017 एजे स्टाइल्स वाज द WWE चैंपियन। एक फिनोमिनल ईयर के बाद ही वाज फाइटिंग जॉन सीना और एक 5 स्टार क्लासिक एजे ने हमको दिया है उस रॉयल रंबल में। तो गाइस यही पता लगता है कि उस एक साल के अंदर एजे स्टाइल्स ने कितना ओवर अचीव करा है। आई डोंट थिंक कि विंस मैकमैन ने खुद ये बात सोची होगी कि एजे स्टाइल्स को हम साइन करेंगे तो इतना ज्यादा ऊपर जा सकता है। और इस शो के एंड में समोआ जो कहते हैं भाई ये काफी कमाल की चीज कि जो सबसे बढ़िया मुझे पसंद है ना चीज एजे स्टाइल्स के बारे में वो ये कि हर चीज से पहले वो अपनी फैमिली को रखता है। फर्क नहीं पड़ता कि इतनी सारी उसकी टाइटल रेंज थी, इतनी सारी उसके लिए अच्छी मोमेंट्स थी, इतना सारा पैसा था, लेकिन उन सब चीजों के आगे हर एक पॉइंट पे एजे स्टाइल्स के लिए उनकी फैमिली आती है और वो उनकी एक बहुत अच्छी क्वालिटी है। और यहाँ पे एजे स्टाइल्स कहते हैं कि अगर तुम किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट करते हो ना, अगर तुम हार्डवर्क अपना डालते हो तो कभी ना कभी जो है वो सक्सेस तुम्हें मिल ही जाएगा। यहाँ पे 3 इडियट्स वाला डायलॉग भी आता है गाइस, और वो कहते हैं यही वो सेम चीज अपने बच्चों को भी सिखाते हैं। और वो कहते हैं कि तुम कभी भी कोई चीज डिजर्व नहीं करते, तुम्हें उस चीज को अर्न करना पड़ता है। ये मैसेज एजे स्टाइल्स देते हैं और वो कहते हैं इट टुक मी 17 years टू रीच द WWE, और अगर मुझे फिर से करना पड़े आई विल मोर देन हैप्पीली डू इट, क्योंकि ये मेरी जर्नी है, ये मेरा स्ट्रगल है और हमेशा यही मैं करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू अर्न एवरीथिंग, आई डोंट वॉन्ट टू डिजर्व एनीथिंग। तो गाइस ये है एजे स्टाइल्स का रॉयल रंबल डेब्यू की कहानी। क्या कमाल का सुपरस्टार है भाई, मतलब कोई हेट ही नहीं कर सकता है। सच अ लवली गाय और इतनी अच्छी इनकी स्टोरी है गाइस। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई है। ये तो बस शुरुआत है। WWE अनटोल्ड का एपिसोड नंबर 1 था। अगर आपको वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें। एपिसोड 2 कब आएगा मैं आपको बता दूंगा, किस पे होगा वो भी बता दूंगा गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।